प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ को लेकर कुछ जरूरी बदलाव हुए हैं। अगर आप सैलरी स्लिप देखें उसमें एक लाइन जरूर होती है ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। बहुत से लोग इसे बस एक कटौती मानते हैं। टू बी एग्जैक्ट, बताओ सैलरी में पीएफ काट लेते हैं, या हमारा हिस्सा तो काटते ही हैं, कंपनी का कंट्रीब्यूशन भी हमारी ही सैलरी से काटते हैं। लेकिन पुराने खिलाड़ी जानते हैं ये वही पैसा है जो नौकरी के बाद या मुश्किल वक्त में सबसे पहले काम आता है। सरकार ने 74 साल पुराने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 की जगह अब ईपीएफ स्कीम 2026 लागू कर दी है। ये नए नियम 1 जुलाई से लागू हो गए हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आपका पीएफ अकाउंट बदल जाएगा? क्या आप सैलरी से ज़्यादा पैसा कटेगा? क्या पुराना जमा पैसा कहीं ट्रांसफ़र होगा, या फिर सिर्फ नियमों की किताब बदली है? आज इसी पर बात करेंगे। हाय, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the talented photographer. The world comes together at Sharda University. नई स्कीम में सबसे बड़ा बदलाव विड्रॉल रूल्स में हुआ है। कुछ नए डिजिटल रूल्स आए हैं, सब बढ़िया तरीके से चल रहा है। सरकार के लिए ये देखना भापना आसान हो गया है। लेकिन आपके साइड से पीएफ में कितना जाएगा, 15,000 रुपए की जो वेज सीलिंग है, एम्प्लॉयर का पीएफ में कंट्रीब्यूशन और टैक्स रूल्स जैसी ज़रूरी बातें अभी भी पहले जैसे ही हैं। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बातें, अगर आपको बीच में अपने पीएफ से पैसे निकालने पड़े तो अब उसके नियम पहले जैसे नहीं रहेंगे। पहले सिस्टम थोड़ा कंफ्यूजिंग था। अगर शादी के लिए पैसा निकालना है तो अलग नियम, पढ़ाई के लिए अलग, बीमारी के लिए अलग, घर खरीदने के लिए अलग, यानी लगभग 1 दर्जन अलग अलग वजहें थी और हर वजह के साथ अलग शर्तें जुड़ी हुई थी। आम कर्मचारी के लिए समझना आसान नहीं था कि किस वजह से कितना पैसा निकलेगा और कौन सा नियम उस पर लागू होगा। अब सरकार ने इस हिस्से को आसान बनाने की कोशिश की है। अब उन सारी वजहों को, तमाम किंतु परंतु को 3 बड़ी कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहली है एसेंशियल नीड्स, इसमें बीमारी, पढ़ाई और शादी जैसे खर्चे आते हैं। दूसरी है हाउसिंग, यानी घर खरीदना, बनवाना या घर से जुड़े दूसरे खर्चे। और तीसरी है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, माने ऐसी खास परिस्थितियां जिन्हें ईपीएफओ इस कैटेगरी में इंक्लूड करता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब कोई भी कभी भी कैसे भी मूड बनने पर कितना भी पैसा निकाल सकता है। विड्रॉल आज भी नियमों के हिसाब से ही होगा, बस नियमों को पहले के मुकाबले आसान और व्यवस्थित करने की कोशिश की गई है। नई स्कीम कहती है कि अगर आप कम से कम 12 महीने से ईपीएफ के मेंबर हैं तो आप अपने एलिजिबल बैलेंस से विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ एक वर्ड आया एलिजिबल बैलेंस, इसका मतलब पूरा जो आपका पीएफ बैलेंस है उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। एलिजिबल बैलेंस वो रकम होती है जिसे ईपीएफओ उस खास कैटेगरी में विड्रॉल के लिए मान्य मानता है। जैसे मम्मी करती थी, बुआ, नाना, मामा, उन्होंने विदाई दी थी, तुमने अपने 1000 बचा लिए, अच्छा चलो तुमको तुम्हारे उसी पैसे के हिस्से से बैलून दिला देंगे। यानी हर मामले में पूरा अकाउंट बैलेंस निकालने की इजाजत नहीं होगी। कितना पैसा निकलेगा ये उस कैटेगरी और नियमों पर निर्भर करेगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव इसके बाद आता है। नई स्कीम में पहली बार लिखा गया है कि पार्शियल विड्रॉल के बाद आपके ईपीएफ अकाउंट में कम से कम 25% कंट्रीब्यूशन बचा रहना चाहिए। ऐसे में जो बाकी का 75% पैसा कहलाएगा एलिजिबल बैलेंस हो जाएगा। मतलब अगर आप बीच में पैसा निकाल रहे हैं तो अपना पूरा कॉर्पस खाली नहीं कर सकते, करीब 75% तक पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन फिर वही मम्मी की बात, फ्रिज में तुम्हारे हिस्से की आइसक्रीम रखी है, खा लो, लेकिन पूरी मत खाना, स्कूल के बाद के लिए बचा देना। सरकार का आर्गुमेंट है कि ईपीएफ आखिरकार रिटायरमेंट के लिए बनाई गई सेविंग है। अगर लोग बीच बीच में पूरा पैसा निकालते रहेंगे तो रिटायरमेंट के समय उनके पास कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए अब ये मिनिमम बैलेंस रूल जोड़ा गया है। लेकिन सिर्फ विड्रॉल कितना होगा ये नहीं बदला है, कितनी बार विड्रॉल कर सकते हैं ये भी अब पहले से ज़्यादा क्लियर कर दिया गया है। फ्रिज बार बार नहीं खोलना है, सारी गैस उड़ जाएगी। अगर पढ़ाई के लिए पैसा निकालना है तो ऐसा 10 बार तक किया जा सकता है। शादी के लिए 5 बार, हाउसिंग के लिए 5 बार और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में 2 बार विड्रॉल की परमिशन होगी। साथ ही अगर आप विड्रॉल क्लेम कर रहे हैं, माने पैसा निकाल रहे हैं, तो उसकी मिनिमम अमाउंट 1000 रुपये होगी। ये नहीं कि 18 रुपये के ट्रांजैक्शन की झड़ी लगा दी। एक बात ये भी है कि क्लेम ईपीएफओ पोर्टल के जरिए ही किया जाएगा। यानी एक तरफ विड्रॉल रूल्स को आसान और सिस्टमैटिक करना है और दूसरी तरफ प्रोसेस को ज़्यादा डिजिटल बनाना है। ये तो समझ आ गया कि बीच बीच में पीएफ से पैसा कैसे निकलता है। तो फिर पूरा पैसा कब निकाल सकते हैं? क्योंकि नौकरी तो लोग बदलते रहते हैं, कोई रिटायर होता है, किसी की नौकरी चली जाती है, किसी के यहाँ एआई आ जाता है, किसी के मैनेजर का बीपी बढ़ने लगता है, वहीं कोई विदेश चला जाता है और कोई पैशन फॉलो करने चला जाता है। ऐसे में नियम क्या कहते हैं? अगर आपकी उम्र 55 साल हो गई है
और आप रिटायर हो रहे हैं तो पूरा पीएफ निकाल सकते हैं। अगर किसी वजह से आप हमेशा के लिए काम करने लायक नहीं रहे, यानी परमानेंट इनकैपेसिटी हो गई, तब भी पूरा पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप हमेशा के लिए विदेश शिफ्ट हो रहे हैं तब भी पूरा पैसा निकाल सकते हैं। और अगर कंपनी ने आपकी छटनी कर दी है या आपने वीआरएस लिया है, वॉलंटरी आपने काम छोड़ दिया है, तब भी पूरा पैसा निकाला जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आते। ज़्यादातर लोग सिर्फ नौकरी बदलते हैं, एक कंपनी छोड़कर दूसरी ज्वाइन करते हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई नियम में बदलाव नहीं है। अगर आपने नौकरी छोड़ी है और फिलहाल दूसरी नौकरी नहीं मिली है तो पहले की तरह 12 महीने इंतजार करना होगा, उसके बाद ही पूरा पीएफ निकाल सकेंगे। सबसे पहले उन लोगों की बात जो पहले से पीएफ के मेंबर हैं। अब एक बदलाव और समझिए, थोड़ा टेक्निकल है लेकिन ज़रूरी भी। मान लीजिए आपकी महीने की सैलरी 50,000 रुपये है। अब आमतौर पर लोग सोचते हैं कि पीएफ का 12% पूरे 50,000 पर कटता होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। सरकार के नए नियम में एक बात बिल्कुल साफ कर दी गई है। कानून के हिसाब से कंपनी और एम्प्लॉय दोनों के लिए मैंडेटरी पीएफ फिलहाल सिर्फ 15,000 रुपये की सैलरी तक ही माना जाएगा। यानी 15,000 का 12% हुआ 1,800 रुपये। इसीलिए एम्प्लॉय की तरफ से मैंडेटरी यानी अनिवार्य कॉन्ट्रीब्यूशन 1,800 रुपये होगा और कंपनी भी अपनी तरफ से 1,800 रुपये ही जमा करेगी। अब मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपये है। अगर आपको लगता है कि रिटायरमेंट के लिए मुझे और सेविंग्स करनी चाहिए तो आप अपनी जेब से 1,800 रुपये से ज़्यादा भी पीएफ में जमा कर सकते हैं कि मैं तो हर महीने 5,000 रुपये पीएफ में जमा करूंगा। ऐसा करना आज भी पॉसिबल है और नए रूल्स में भी पॉसिबल रहेगा। लेकिन यहाँ एक फ़र्क है। 1,800 रुपये तक का मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर आप जो भी पैसा अपनी मर्जी से जमा करेंगे उसे वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाएगा। यानी अगर आपने 5,000 रुपये जमा किए तो उसमें 1,800 रुपये मैंडेटरी हैं और बाकी 3,200 रुपये आपकी अपनी इच्छा से जमा किए गए पैसे हैं। अब यहाँ कंपनी का हिस्सा समझिए। पहले कई कंपनियां और कर्मचारी आपसी सहमति से 15,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी पर भी पीएफ जमा करते थे। यानी अगर किसी की सैलरी 50,000 रुपये है तो कुछ कंपनियां पूरे 50,000 पर भी अपना हिस्सा जमा कर देती थी। लेकिन नए रूल एक बात साफ कर देते हैं, अगर एम्प्लॉय अपनी तरफ से 1,800 रुपये से ज़्यादा पीएफ में जमा करना चाहता है तो हर बार कंपनी के लिए भी उतना ही एक्स्ट्रा पैसा जमा करना ज़रूरी नहीं होगा। जब तक कंपनी की अपनी पॉलिसी या नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा न लिखा हो, कंपनी की कानूनी जिम्मेदारी 1,800 रुपये तक ही रहेगी। यानी इस बदलाव से एम्प्लॉयज़ का ज़्यादा सेविंग्स करने का ऑप्शन बंद नहीं हुआ है, लेकिन उसका एक्स्ट्रा बोझ हर मामले में कंपनी पर नहीं आएगा। लेकिन ईपीएफओ के बदलते हुए रूल्स के कुछ चैलेंजेस भी हैं। अगर अब पीएफ से पैसे निकालना पहले के मुकाबले आसान हो गया है तो क्या लोग ज़रूरत ना होने पर भी पैसे निकालने लगेंगे? यही सवाल इस समय काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स उठा रहे हैं। उनका कहना है कि पीएफ की सबसे बड़ी ताकत उसके लंबे समय की बचत है। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना होता है, उस पर ब्याज मिलता है, फिर उसी ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, द कंपाउंडिंग इफेक्ट जिसे बोलते हैं। कई साल बाद ये छोटी छोटी रकम मिलाकर बड़ा रिटायरमेंट फंड बनाती है। लेकिन अगर बीच बीच में बार बार पैसा निकालते रहेंगे तो यही साइकिल टूट जाती है। पैसा जितना जल्दी बाहर निकलेगा उतना कम समय उसे बढ़ने के लिए, कंपाउंड होने के लिए मिलेगा। यानी रिटायरमेंट के समय आपके पास पहले के मुकाबले कम रकम हो सकती है। वो वाला माइंडसेट भी चला जाएगा कि नहीं कुछ भी हो जाए पीएफ का पैसा नहीं छेड़ना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन कौशिक ने भी इसी बात को लेकर एक वार्निंग दी है। उनका कहना है कि पीएफ को इमरजेंसी फंड समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। पैसा निकालना आसान होना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर छोटी ज़रूरत में पीएफ तोड़ दिया जाए। सरकार के अपने आंकड़े भी इसी चिंता की तरफ इशारा करते हैं। लेबर मिनिस्ट्री के मुताबिक जब लोगों ने बीच बीच में पीएफ से बार बार पैसे निकाले तो रिटायरमेंट तक पहुंचते पहुंचते करीब आधे लोगों के अकाउंट में 20,000 रुपये से भी कम बचे और 4 में से 3 लोग यानी करीब 75% के पास 50,000 रुपये से भी कम की रकम बची। यही वजह है कि नए रूल्स में 25% मिनिमम बैलेंस की शर्त रखी गई है। यानी सरकार एक तरफ लोगों को ज़रूरत पड़ने पर पैसा निकालने की ज़्यादा फ्रीडम देना चाहती है, आज़ादी देना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी चाहती है कि रिटायरमेंट के लिए कम से कम कुछ पैसा हमेशा खाते में बना रहे। उसके साथ साथ जब विड्रॉल करना है तब किसी तरह के प्रूफ जमा नहीं करने। जैसे आपको अलग अलग कंडीशन बताई थी मैंने थोड़ी देर पहले कि हाउसिंग है, मैरिज है, तो हर बार ये जांचने की कोशिश नहीं है सरकार की तरफ से कि आप जिस कैटेगरी में पैसे निकाल रहे हैं उसकी वजह सही है या गलत। उसकी जगह कुछ सुरक्षा के घेरे ज़रूर बना दिए गए हैं, जैसे कम से कम 12 महीने की मेंबरशिप, साल में कितने विड्रॉल हो सकते हैं, उसकी तय सीमा और 25% पैसा हर हाल में खाते में रखना। सरकार का भरोसा है कि इन नियमों के साथ लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से फैसला ले सकेंगे, लेकिन रिटायरमेंट की पूरी बचत भी एक झटके में ख़त्म नहीं होगी।
आप इन बदलाव के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताइए। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।